हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटस क्लासेस ऑनलाइन। और हम लोग स्टडी कर रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स को। और बायोमोलिक्यूल्स के बाद बायोमोलिक्यूल्स कंप्लीट करने के बाद हम लोग पहुंचे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में हम लोग बात कर रहे हैं मेडिसिन के बारे में। तो अभी तक जिन मेडिसिन पर हमने बात कर लिया है वो है एनाल्जेसिक, जो कि दो टाइप के होते हैं, नार्कोटिक्स और नॉन नार्कोटिक्स। तो जो ओपियम कंटेंट है, जो हैबिट फॉर्मिंग है और डिप्रेशन भी करते हैं, वो है नार्कोटिक्स। और जो कॉमनली ओनली द पेन किलर इज देयर, ओनली पेन किलर इज देयर, इट इज कॉल्ड नॉन नार्कोटिक्स। एस्पिरिन, एनाल्जिन, नोवाल्जिन, डाइक्लोफेनेक, ये सारी मेडिसिन जो है वो काम करती है एज अ एनाल्जेसिक। ठीक है। एनाल्जेसिक्स के बाद हम लोगों ने बात किया एंटीपायरेटिक्स के बारे में। तो पैरासिटामोल, इसके बाद फेनासिटिन और एस्पिरिन इटसेल्फ एक्ट एज एंटीपायरेटिक्स। तो देयर इज सम मेडिसिन्स आर एग्जांपल ऑफ एंटीपायरेटिक्स। एंटीपायरेटिक्स के बाद हमने बात किया एंटीसेप्टिक के बारे में। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को रोकते हैं वो एंटीसेप्टिक, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देते हैं वो डिसइंफेक्टेंट। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंप्लीटली किल कर देते हैं वो डिसइंफेक्टेंट। तो इस तरीके से एंटीसेप्टिक के एग्जाम्पल में आ जाता है डेटॉल, सैवलॉन, कैमनोफोर, टिंचर आयोडीन, आयोडोफॉर्म, ठीक है, हाइड्रोजन पैरोक्साइड, और इसके अलावा ब्लीचिंग पाउडर। तो ये सब जो है वो एंटीसेप्टिक के अंदर आते हैं और ये डिसइंफेक्टेंट जैसा भी काम कर सकते हैं हायर कंसंट्रेशन होने पर। एट हायर कंसंट्रेशन इट एक्ट एज डिसइंफेक्टेंट ऑल्सो। तो ये हो गया था डिसइंफेक्टेंट के बारे में बात। उसके बाद हमने बात किया एंटीबायोटिक्स के बारे में। तो एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे फंजाई, माउल्ट और डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से निकलते हैं एंड आल्सो यूज्ड टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और इनको हम कहते हैं एंटीबायोटिक्स। फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक्स वाज द पेनिसिलिन बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। देन उसके बाद हमने बात किया डिफरेंट टाइप के एंटीबायोटिक्स के बारे में। तो 6 आर द नेचुरल एंटीबायोटिक्स एंड सम ऑफ देम आर द सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स, सिंथेटिक सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स। और उसके बाद स्ट्रक्चर के बारे में बात किया मैंने। तो स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना है, डिफरेंट एंटीबायोटिक्स के स्ट्रक्चर को भी ध्यान रखना है। देन इसके बाद हम लोगों ने बात किया ब्रॉड स्पेक्ट्रम और नैरो स्पेक्ट्रम। तो जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों टाइप के बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज होती है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम, और जो ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव में से किसी एक टाइप की बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज होती है वो है नैरो स्पेक्ट्रम। देन हमने बात किया बैक्टीरियोस्टैटिक और बैक्टीरियोसिडिल के बारे में। तो बैक्टीरियोस्टैटिक क्या होती है? जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती है वो बैक्टीरियोस्टैटिक, और जो बैक्टीरिया को किल करती है वो बैक्टीरियोसाइडिल, है ना। ये यहां तक के एंटीबायोटिक्स तक हम लोगों ने बात कर लिया था। तो कुछ कॉमन एंटीबायोटिक्स के बारे में मैंने आपको बताया था, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन है। तो ये ट्यूबरकुलोसिस के लिए काम करता है, जिसको वैक्समैन ने डिस्कवर किया था। ठीक है। तो इसी तरह से एंटीबायोटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, तो उसको ध्यान रखना है। और फ्लक्ससिन एंड वेंकोमाइसिन दोनों ब्रॉड स्पेक्ट्रम के एग्जाम्पल हैं, है ना। और इसके बाद अब अगले हिस्से में हम लोग बात करेंगे अबाउट एंटासिड। तो एंटासिड के अंदर वो मेडिसिन जो स्टमक में बनने वाले हायर कंसंट्रेशन ऑफ एसिड को न्यूट्रलाइज करने के काम में आते हैं, उनको हम कहेंगे एंटासिड। तो द कंपाउंड विच आर रिड्यूस और neutralize the acidity, the compound, the medicine कह लीजिए आप, the medicine which are used to
used to decrease, which are used to decrease the acidity, ठीक है। तो वो मेडिसिन जो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज या कम करने के लिए यूज में आएगी, उसको हम कहते हैं एंटासिड्स। और एंटासिड्स के कॉमन एग्जांपल है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, फास्ट रिलीफ वाले जो आते हैं KHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, ऐसा भी कह सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये फास्ट रिलीफ, जैसे इनो आता है आपका, तो उसके अंदर के कंटेंट है। इसके अलावा MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो जितने भी कॉमनली जो जेल आते हैं, जैसे डाइजिन जेल है, म्यूकेन जेल है, तो इनके अंदर जो है वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का कंपोजिशन होता है। इट इज मिक्सचर ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। उसके अलावा मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी एंटासिड जैसे काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं उन फॉर्मूलों के बारे में जो सीधे सीधे मेडिसिन के फॉर्म में या टैबलेट के फॉर्म में यूज होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो एंटासिड को रिलीज करने के लिए कौन कौन सी मेडिसिन यूज होती है उसकी बात करेंगे। तो रेनिटेडीन was the first one, ranitidine, cimetidine was the first discovered, cimetidine। और इसके बाद पेंटाप्रोजोल, और इसके अलावा ओमीप्रोजोल। तो दीज आर सम एंटासिड और एसिड न्यूट्रलाइजिंग मेडिसिन। ये वो मेडिसिन हैं जो एक्सेस ऑफ एसिड को स्टमक में न्यूट्रलाइज करते हैं। हैवियर फूड लेने पर ढेर सारा एसिड सिंथेसिस हो जाता है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो मेडिसिन काम आते हैं वो उनकी लिस्टिंग किया हम लोगों ने अभी तक, है ना। तो दीज आर द मेडिसिन यूज्ड टू न्यूट्रलाइज, यूज्ड टू डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, ठीक है। क्योंकि एसिड का कंसंट्रेशन हायर होने पर स्टमक में या इंटेस्टाइन में अल्सर होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो उससे न्यूट्रलाइज करने के काम में आते हैं ये मेडिसिन। अब बात करते हैं एंटीहिस्टामाइन एंटीहिस्टामाइंस के बारे में। तो हिस्टामाइंस क्या होती, वो मेडिसिन जो हिस्टामाइंस वो होते हैं जो एलर्जी को बढ़ाते हैं, जो बॉडी में एलर्जी को बढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो एंटीहिस्टामाइन मतलब एलर्जिन को कम करने वाले, एलर्जी के पार्टिकल को कम करने वाले। जैसे किसी किसी को डस्ट से एलर्जी होती है, किसी किसी को जो है वो मॉइस्ट एयर से एलर्जी होगी, किसी को ठंड के समय में एलर्जी होती है, बाहर निकलेगा तो उसको स्नीजिंग शुरू हो जाएगी, छींके आने लगेगी, खांसी आने लगेगी। तो दिस इज डिफरेंट टाइप ऑफ एलर्जी। किसी को स्किन एलर्जी होता है, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप की एलर्जी, और अलग अलग लोगों में अलग अलग टाइप के कंटेंट से भी एलर्जी होती है। और कॉमनली ये वो फैक्टर्स हैं जो आसानी से पता भी नहीं चलते हैं, आसानी से पता नहीं चलते कि क्या कॉज है एलर्जी का। उसके कारण से क्या होता है कि फिर इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक। बट सम कॉमन मेडिसिन्स फॉर एलर्जी। तो एंटीहिस्टामाइंस आर द ड्रग्स विच आर यूज्ड टू अबॉलिश द इफेक्ट ऑफ हिस्टामाइन। तो एंटीहिस्टामाइंस क्या होते हैं, आर द मेडिसिन्स एंटीहिस्टामाइंस आर द मेडिसिन्स which abolish the effect of
abolish और destroy भी कह सकते हैं। abolish the effect of histamines, जो हिस्टामाइन के इफेक्ट को खत्म करते हैं वो होते हैं एंटी एलर्जिक और एंटी हिस्टामाइंस। इट इज एंटी एलर्जिक और एंटी हिस्टामाइंस। ठीक है, और इसके एग्जांपल्स थोड़े टिपिकल नाम है तो 2-3-4 बार पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, डाइफेनहाइड्रामाइन, पहला डाइफेनहाइड्रामाइन, और डाइफेनहाइड्रामाइन कॉमनली मार्केट में बेनाड्रिल के नाम से मिलता है। बेनाड्रिल, तो बेनाड्रिल फॉर ड्राई कफ, ऐसा साइरप के फॉर्म में आता है बेनाड्रिल, है ना। तो डाइफेनहाइड्रामाइन इज द बेनाड्रिल। इसके बाद फेनिरामाइन मैलेट, फेनिरामाइन मैलेट, फेनेरामाइन मैलेट, और फेनेरामाइन मैलेट इज सोल्ड अंडर द नेम ऑफ एविल। तो जब कभी कोई चीज, कोई इंसेक्ट काट लेता है किसी को तो कॉमनली एविल देते हैं, तो फेनेरामाइन मैलेट इज द एविल। क्लोरोफेनेरामाइन मैलेट, क्लोरोफेनेरामाइन मैलेट इज कॉल्ड जीट। तो देखो डॉक्टर के लिए आसानी रहती है, उसको तो जीट लिखना है या ब्रांड नेम से लिखना है, फॉर्मूला तो उसको लिखना नहीं है, तो आसानी रहती है इसलिए डॉक्टर्स के लिए, है ना, इतना बड़ा फॉर्मूला उसको लिखना नहीं है। ठीक है, इसके बाद एंटाजोलिन, एंटाजोलिन, तो देयर आर सम एंटीहिस्टामाइंस, तो एंटीहिस्टामाइंस क्या होती है? एलर्जिन को किल करने वाले जो हमारे मेडिसिन हैं, एलर्जी पार्टिकल को डिस्ट्रॉय करने वाले जो मेडिसिन हैं, एलर्जिन के इफेक्ट को खत्म करने वाले जो मेडिसिन हैं वो हैं एंटी एलर्जिक। तो देयर आर सम कॉमन एग्जांपल ऑफ एंटी एलर्जिक, बट आपको अभी केमिकल नाम से ही याद रखना पड़ेगा, है ना। आप अभी उसको कॉमन जैसे बेनाड्रिल कहा तो ऐसा नहीं याद रख सकते हो आपको अभी केमिकल नाम से ही उसको याद करना है, ये ध्यान रखना है। फेनेरामाइन, डाइफेनहाइड्रामाइन इज द बेनाड्रिल, डाइफेनहाइड्रामाइन को हम बेनाड्रिल कहते हैं, तो ऐसा ही आपको अभी याद रखना है। सिट्राज़ाइन भी एक एंटीहिस्टामाइन होता है, सिट्राज़ाइन, और बहुत ही कॉमन है सिट्राज़िन, है ना। सिट्राज़िन इज द वेरी कॉमन मेडिसिन, बहुत सेल होती है इसकी इंडिया में सिट्राज़िन की। एंटी एलर्जिक का एग्जाम्पल है सिट्राज़िन, है ना। तो दीज आर सम एंटी एलर्जिक और एंटीहिस्टामाइंस। अब एंटीहिस्टामाइंस के बाद हम लोग बात करते हैं अगले मेडिसिन पर, दैट इज एनास्थेटिक। एनास्थेटिक, एनास्थेटिक मेडिसिन। तो एनास्थेटिक्स क्या होते हैं? ब्रिंग्स अनकॉन्शियसनेस, ब्रिंग्स unconsciousness, bring unconsciousness। ब्रिंग अनकॉन्शियसनेस, वो मेडिसिन जो अनकॉन्शियसनेस लाते हैं, जो बेहोशी उत्पन्न करते हैं, उसको हम कहते हैं
एनास्थेटिक। और एनास्थेटिक्स जो होते हैं क्या करते हैं, दो टाइप के होते हैं एनास्थेटिक। पहले तो ये ध्यान रखना है, इट इज आर ऑफ टू टाइप्स, जनरल एनास्थेटिक और दूसरा होता है लोकल एनास्थेटिक। तो एनास्थेटिक्स आर ऑफ टू टाइप्स, दैट इज जनरल एनास्थेटिक एंड लोकल एनास्थेटिक। देखो जनरल एनास्थेटिक्स क्या है, जैसे किसी पर्सन का लॉन्ग टाइम का सर्जरी होने वाला है, 8-9 घंटे चलने वाली है सर्जरी, तो उस समय जो मेडिसिन यूज होगी वो जनरल एनास्थेटिक होगी, ठीक है। और अगर किसी को मान लो किसी का टूथ निकालना है, किसी का दांत निकालना है, तो अगर दांत निकालना है तो उसको 8 घंटे तक बेहोश करके क्यों रखना है, ठीक है ना। तो जहां से टीथ को निकालना है वहां पे एक इंजेक्शन लगाएंगे और टीथ को निकालेंगे और थोड़ी देर के बाद उस पर्सन को कह देंगे घर चले जाओ, ठीक है। तो ये जो शॉर्ट टाइम सर्जरी है उसके लिए यूज होता है लोकल एनास्थेटिक, और जो लॉन्ग टाइम सर्जरी है वो उसके लिए यूज होता है जनरल एनास्थेटिक। तो पहली बात तो ये ध्यान रखना है, जनरल एनास्थेटिक किसके लिए यूज होता है, लॉन्ग टाइम सर्जरी के लिए यूज होगा जनरल एनास्थेटिक, और शॉर्ट टाइम सर्जरी के लिए यूज होगा लोकल एनास्थेटिक। तो जनरल एनास्थेटिक के बारे में बात करते हैं। जनरल एनास्थेटिक जनरल एनास्थेटिक क्या काम करता है, जनरल एनास्थेटिक डिप्रेस द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, डिप्रेस द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस कर देगा, पर्सन गहरी नींद में सो जाएगा, उसका बॉडी के साथ अभी कनेक्टिविटी, ब्रेन के साथ अभी कनेक्टिविटी खत्म है थोड़ी देर के लिए, है ना। तभी तो आसानी से कट कर देते हैं, पता भी नहीं चलता, ठीक। तो कनेक्टिविटी खत्म हो जाती है। डिप्रेस द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, डिप्रेस द CNS, और मेजर सर्जिकल ऑपरेशन के लिए यूज होता है जनरल एनास्थेटिक। एग्जांपल नाइट्रस ऑक्साइड N2O, क्लोरोफॉर्म, अभी तक सबसे कॉमन था क्लोरोफॉर्म, बट नाउ इट्स यूज इज स्टॉप्ड, अब इसका यूज प्रोहिबिटेड है। इसके बाद साइक्लोप्रोपेन, इसके बाद इथाइलिन, इथाइलिन, तो नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफॉर्म, साइक्लोप्रोपेन, इथाइलिन। इसके बाद सोडियम पेंटोथल, तो दिस सोडियम पेंटोथल इन फॉर्म ऑफ इंजेक्शन के फॉर्म में यूज होने वाले जो एनास्थेटिक्स हैं उसके अंदर आता है सोडियम पेंटोथल। तो दीज आर सम कॉमन जनरल एनास्थेटिक्स, ये कुछ कॉमन जनरल एनास्थेटिक्स के एग्जाम्पल हो गए, कॉमन जनरल एनास्थेटिक्स, ओके। तो जनरल एनास्थेटिक कब यूज होगा, लॉन्ग टाइम सर्जिकल ऑपरेशन, लॉन्ग टाइम की सर्जरी होगी तो जनरल एनेस्थीसिया यूज करना पड़ेगा, ओके। अब बात करते हैं लोकल एनास्थेटिक की। लोकल एनास्थेटिक जैसा मैंने आपको बताया, जब थोड़ी देर की सर्जरी करनी है तो लोकल एनास्थेटिक यूज होगा। और लोकल एनास्थेटिक में क्या क्या चीजें यूज हो सकती है, नंबर 1 पे इथाइल क्लोराइड C2H5Cl स्प्रे के फॉर्म में यूज होता है इथाइल क्लोराइड, स्प्रे के फॉर्म में यूज होगा इथाइल क्लोराइड। इसके बाद ज़ाइलोकेन, और ज़ाइलोकेन जो यूज होता है इन फॉर्म ऑफ जेली, जैसे पेस्ट रहता है ना वैसा, पेस्ट जैसा रहता है ज़ाइलोकेन। और
इसके बाद साइक्लोप्रोकेन इन फॉर्म ऑफ इंजेक्शन, साइक्लोप्रोकेन CANE, साइक्लोप्रोकेन, और ये इंजेक्शन का फॉर्म है साइक्लोप्रोकेन। तो दीज आर द लोकल एनास्थेटिक्स, ये है लोकल एनास्थेटिक। क्या क्या चीजें यूज होती है एज अ लोकल एनास्थेटिक? C2H5Cl स्प्रे के फॉर्म में, जाइलोकेन जेली के फॉर्म में, और ऑक्सीलोके और जाइलोकेन जाली के फॉर्म में, और साइक्लोप्रोपेन इन फॉर्म ऑफ प्रोकेन इन फॉर्म ऑफ इंजेक्शन, साइक्लोप्रोकेन इन फॉर्म ऑफ इंजेक्शन। तो दीज आर सम लोकल एनास्थेटिक्स। तो इट इज अबाउट सम लोकल एनास्थेटिक्स। ये हमने बात किया कुछ लोकल एनास्थेटिक्स के बारे में, अबाउट लोकल एनास्थेटिक्स। देन अब बात करते हैं इसके बाद एनास्थेटिक्स के बाद नेक्स्ट मेडिसिन पर। तो हिस्टामाइंस, एंटीहिस्टामाइंस हो गया, इसके बाद एनास्थेटिक्स हो गए, एंटासिड्स हो गए, और एंटासिड्स के बाद अब हमारा मेडिसिन जो बचा है वो है एंटी फर्टिलिटी ड्रग। तो द लास्ट वन इज एंटी फर्टिलिटी ड्रग और एंटी फर्टिलिटी मेडिसिन्स, एंटी फर्टिलिटी ड्रग, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। तो अबाउट एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स के बारे में बात करते हैं। टू कंट्रोल द पॉपुलेशन, एंटी फर्टिलिटी, एंटी फर्टिलिटी तो क्या होता है? यूज टू कंट्रोल द पॉपुलेशन, यूज टू कंट्रोल द पॉपुलेशन, यूज टू कंट्रोल द पॉपुलेशन। जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए जो मेडिसिन यूज होगी उसको हम कहेंगे एंटी फर्टिलिटी ड्रग। तो दिस इज एंटी फर्टिलिटी ड्रग। इट कंटेंट a mixture of synthetic estrogen and progesterone. It contained a mixture of synthetic एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, दोनों हार्मोन्स हैं, एस्ट्रोजन एंड progesterone, containing a mixture of synthetic estrogen and progesterone. Both are hormones. Both are hormones. Progesterone, अब वन बाय वन ध्यान रखेंगे। प्रोजेस्टेरॉन suppress the ovulation. प्रोजेस्टेरॉन क्या काम करता है? ओव्यूलेशन को कम कर देता है, suppress the ovulation. ठीक है, तो प्रोजेस्टेरॉन के बारे में पहले तो ये ध्यान रखिए कि ये मेडिसिन हैं क्या? इट कंटेनिंग अ मिक्सचर ऑफ सिंथेटिक एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। सिंथेटिक एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का मिक्सचर होती है और दोनों एज अ हार्मोन्स काम करते हैं। उसमें से प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है? ओव्यूलेशन को सप्रेस करता है, ओव्यूलेशन को कम कर देता है, डिक्रीज द ओव्यूलेशन। अब थोड़ी सी और इसके बारे में कुछ पॉइंट्स और नोट करेंगे। अब जैसे बाय नेम कैसे आते हैं तो उसके बारे में बात करते हैं। नॉर्थिंड्रोन, नॉर्थिंड्रोन is an example of synthetic progesterone. Northindrone is an example of synthetic progesterone. Northindrone is an example of synthetic progesterone.
प्रोजेस्टेरॉन, सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन, और नॉर्थिनड्रॉन इज एन एग्जांपल ऑफ सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन, और इट इज मोस्ट वाइडली यूज्ड एज एंटी फर्टिलिटी ड्रग। तो नॉर्थिनड्रॉन जो है वो सबसे ज्यादा या कॉमन यूज होने वाला एंटी फर्टिलिटी ड्रग है। तो नॉर्थिनड्रॉन इज एन एग्जांपल ऑफ सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन, मोस्ट वाइडली यूज्ड एज एंटी फर्टिलिटी ड्रग, मोस्ट वाइडली used as anti-fertility drug। तो नॉर्थिनड्रॉन को ध्यान रखना है, मोस्ट वाइडली यूज्ड एंटी फर्टिलिटी ड्रग। और एस्ट्रोजन जिस फॉर्मेट में, तो नॉर्थिनड्रॉन प्रोजेस्टेरॉन का एग्जाम्पल हो गया, नॉर्थिनड्रॉन प्रोजेस्टेरॉन है, ये ध्यान रखना है। अब उसके बाद द एस्ट्रोजन डेरिवेटिव्स और इसके डेरिवेटिव्स, एस्ट्रोजन डेरिवेटिव्स, एस्ट्रोजन derivatives which is used in combination of progesterone, which is used in combination of progesterone, combination of progesterone, used in combination of progesterone is उसको क्या कहते हैं, इज इथाइनिल एस्ट्राडायोल, इथाइनिल एस्ट्राडायोल, इथाइनिल एस्ट्राडायोल, और इसको कहते हैं नोवेस्ट्रॉल, ठीक है। तो देखो, नॉर्थिनड्रॉन इज एन एग्जांपल ऑफ सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। द एस्ट्रोजन डेरिवेटिव्स विच इज यूज्ड इन कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन इज कॉल्ड इथाइनिल एस्ट्राडायोल, और इसको नोवेस्ट्रॉल भी कहते हैं। तो दो चीज हो गई, नॉर्थिनड्रॉन और नोवेस्ट्रॉल, नॉर्थिनड्रॉन और नोवेस्ट्रॉल, ये दो मेडिसिन हुई। नॉर्थिनड्रॉन जो है वो प्रोजेस्टेरॉन है, इसके बाद नोवेस्ट्रॉल क्या है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन डेरिवेटिव्स का कॉम्बिनेशन है, केमिकली इथाइनिल एस्ट्राडायोल या नोवेस्ट्रॉल बोलते हैं इसको। तो दोनों का कॉम्बिनेशन है इसके अंदर, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का। अब बात करते हैं एक और फॉर्मूले के बारे में, that formula is ormeloxifene, और ये कॉमनली इंडिया में यूज होने वाला फॉर्मूला है ये ormeloxifene। It is named as common name SAHELI, सहेली। तो और मिलोक्सिफेन होता है उसके अंदर, ठीक है। डेवलप्ड बाय CDRI, और इसको किसने डेवलप किया है, CDRI ने। CDRI कहाँ है, लखनऊ में है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट इन लखनऊ, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI इज इन लखनऊ, विच डेवलप द मेडिसिन ऑफ ऑर्मेलॉक्सिफिन, और ये है सहेली, कॉमनली इसको कहते हैं सहेली, ठीक है। तो देयर इज अबाउट द एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। तो सम कॉमन एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स के बारे में हमने
बात किया, वो मेडिसिन्स जो पॉपुलेशन या बर्थ रेट को कंट्रोल करने के लिए काम में आते हैं, उनको हम कहते हैं एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स. These are the category of anti-fertility drugs, and all the drugs causes the side effect, that is disruption of menstrual cycle, ठीक है, excessive bleeding or gain of weight, or for when it is taken for long time it causes the infertility. तो दिस इज द साइड इफेक्ट ऑफ दीज ड्रग्स. ठीक है, तो साइड इफेक्ट्स में डिस्टर्ब द मेंस्ट्रुअल साइकिल, एक्सेसिव ब्लीडिंग और एक्स्ट्रा वेन गेट कर लेता है इंसान, और इसके साथ साथ इट कॉजेज द परमानेंट इनफर्टिलिटी. तो दीज आर द साइड इफेक्ट ऑफ द ड्रग्स. ये इन ड्रग्स का साइड इफेक्ट है. तो इट इज ऑल अबाउट द मेडिसिन्स. ये बात किया हम लोगों ने मेडिसिन्स के बारे में. अब बात करते हैं आगे डेली लाइफ में क्या क्या चीज़ें यूज होती है, उनके एप्लीकेशंस के बारे में, उनके बारे में अलग से बात करते हैं. तो नेक्स्ट टॉपिक इज द फूड प्रिजर्वेटिव. मेडिसिन के बाद अब छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हुए हैं, ओनली स्मॉल टॉपिक्स आर लेफ्ट. और पहले मैं इनको कह देता था कि आप खुद ही पढ़ लेना, लेकिन अब चूंकि आपको पता है कि यहां से क्वेश्चन आता है, और अगर मैं कह दूंगा कि आप खुद पढ़ लेना तो आप बिल्कुल नहीं पढ़ोगे, मुझे पता है ये बात, इसलिए मैं सब कुछ खुद ही बता देता हूं. तो अब बात करेंगे फूड प्रिजर्वेटिव्स के बारे में. मेडिसिन के बाद फूड प्रिजर्वेटिव, जो पैक्ड फूड आते हैं, जो पिकल्स और डिफरेंट टाइप की चीजें आती हैं, उसको कैसे प्रिजर्व करते हैं, क्या केमिकल्स यूज करते हैं. फूड preservatives. So what are the food preservatives? The chemicals used to protect the food material. The chemicals used to protect the food materials, used to protect the food materials are called food preservative. Used to protect the food materials by bacteria, by mold, by different type of germs, is called food preservative. तो वो chemicals जो फूड के प्रिजर्वेशन में यूज होते हैं, उनको हम कहते हैं फूड प्रिजर्वेटिव्स. दीज केमिकल्स आर नोन एज फूड प्रिजर्वेटिव्स. और सबसे कॉमन इसमें फूड प्रिजर्वेटिव्स में जो यूज होता है वो है नंबर 1 तो फूड प्रिजर्वेटिव्स जैसे क्या क्या चीजें कॉमन क्या है, सॉल्ट, शुगर, वेजिटेबल ऑयल और विनेगर. इसके बाद प्रिजर्वेटिव इंक्लूड्स द स्पेशल केमिकल्स. तो सोडियम बेंजोएट C6H5COONA, सोडियम बेंजोएट पहला प्रिजर्वेटिव केमिकली जो यूज होता है. सोडियम बेंजोएट ब्रेड केक्स के लिए माउल्ड इनहिबिटर है. फॉर ब्रेड केक, और क्या करता है, माउल्ड इनहिबिटर. ओके, तो ब्रेड और केक्स में यूज होता है. दिस इज द माउल्ड इनहिबिटर. The sodium benzoate is secrete as the sodium benzoate secreted out the sodium benzoate
benzoate is secreted out in form of hippuric acid. सोडियम बेंजोएट जो होता है वो हिप्यूरिक एसिड के फॉर्म में बॉडी से सिक्रीट हो जाता है, तो डिसॉल्व होगा और हिप्यूरिक एसिड के फॉर्म में थ्रू यूरिन पास आउट हो जाएगा. C6H5CONH, दैट इज C6H5CONH CH2COH, ये है हिप्यूरिक एसिड. तो हिप्यूरिक एसिड के फॉर्म में सोडियम बेंजोएट बॉडी से सिक्रीट होगा. तो ब्रेड और केक्स के अंदर बेसिकली सोडियम बेंजोएट यूज करते हैं. नेक्स्ट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड. सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड Na2, that is Na2S2O5, Na2S2O5 सोडियम मेटाबाइसल्फाइड और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड. प्रिजर्वेटिव फॉर जैम्स, स्क्वाशेस एंड पिकल्स. प्रिजर्वेटिव फॉर जैम्स, प्रिजर्वेटिव फॉर जैम्स, स्क्वाश, squashes, jams, squashes and pickles. Jams, squashes and pickles. और ये सब क्या करते हैं? SO2 गैस प्रोड्यूस करते हैं. प्रोड्यूस SO2 गैस, प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड गैस, डिकम्पोज होकर के सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करते हैं. इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ ईस्ट, माउल्ड एंड बैक्टीरिया. SO2 गैस inhibit the growth of yeast, moulds and bacteria. yeast, moulds और बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकता है सोडियम मेटाबाइसल्फाइड. तो सोडियम मेटाबाइसल्फाइड इज द सेकेंड प्रिजर्वेटिव व्हिच इज यूज्ड फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ जैम्स, स्क्वाशेस एंड पिकल्स. तो ये दो हो गए, सोडियम बेंजोएट, कॉमन सॉल्ट, विनेगर. इन सब के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था. शुगर, विनेगर, कॉमन सॉल्ट, ऑयल्स, ये सब प्रिजर्वेटिव होते हैं जो कि एकदम कॉमन है ना, हमेशा आपके पास अवेलेबल रहती है. उसके बाद अब केमिकली यूज होने वाले हो गए सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड. इसके अलावा और कौन कौन से फूड प्रिजर्वेटिव हैं? मिथाइल और इथाइल पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोएट. मिथाइल और इथाइल, मिथाइल और इथाइल पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोएट. मिथाइल और इथाइल पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोएट. मिथाइल और इथाइल पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोएट. बेक्ड आइटम एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स. फॉर baked items and soft drinks. baked item and soft drink में यूज होता है मिथाइल और इथाइल पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोएट. मिथाइल और इथाइल पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोएट.
ओके, सोडियम एंड पोटेशियम सॉर्बेट्स। इसके बाद अगला सोडियम और पोटेशियम सॉर्बेट्स, सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम सॉर्बेट्स for preservation of packed meat and fish product and fish products। तो नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट मीट और फिश प्रोडक्ट्स को प्रिजर्व करने के लिए यूज होता है ये केमिकल, सोडियम और पोटेशियम सॉर्बेट्स। इथाइलिन और प्रोपाइलिन ऑक्साइड, इथाइलिन और प्रोपाइलिन ऑक्साइड्स और इपॉक्साइड्स कह लो तो ज्यादा बेटर रहेगा। इथाइलिन और प्रोपाइलिन इपॉक्साइड्स, इथाइलिन और प्रोपाइलिन इपॉक्साइड्स, इथाइलिन और प्रोपाइलिन इपॉक्साइड्स। ड्राई फ्रूट्स और preservating dried fruits, dried fruits, dried fruits को प्रिजर्व करने के लिए यूज होता है इथाइलिन और प्रोपाइलिन इपॉक्साइड्स। तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट फूड प्रिजर्वेटिव। ठीक है, फिर से एक बार, सोडियम बेंजोएट का यूज हम करते हैं ब्रेड्स और केक्स को प्रिजर्व करने के लिए फ्रॉम माउल्ड और बैक्टीरिया। ठीक है, तो सोडियम बेंजोएट का यूज करते हैं ब्रेड्स और केक्स के लिए। ठीक है, हिप्योरिक एसिड के फॉर्म में सोडियम बेंजोएट बॉडी से सिक्रीट होता है। सोडियम मेटाबाइसल्फाइड Na2S2O5। ओके, तो जैम्स और स्क्वासेस और पिकल्स के लिए यूज होता है सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। ठीक है, मिथाइल और इथाइल पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोएट, मिथाइल और इथाइल पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोएट, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोएट प्रिजर्व्ड फॉर बेक्ड आइटम एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स। ठीक है, उसके बाद इथाइलिन एंड प्रोपाइलिन इपॉक्साइड फॉर प्रिजर्वेटिव एज ड्राइड फ्रूट्स। ठीक है, तो इट इज अबाउट द लिस्ट ऑफ द फूड प्रिजर्वेटिव्स। तो ये हो गया, यहां तक आपका फूड प्रिजर्वेटिव्स तक पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो मेडिसिन हो गए और आफ्टर देन फूड प्रिजर्वेटिव्स हो गए। अब फूड प्रिजर्वेटिव्स के बाद अगले टॉपिक पर बात करेंगे। तो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं ये, लेकिन इनसे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए इन सबको अच्छे से और बहुत आसानी से ये हो जाएंगे। इनसे आने वाले क्वेश्चंस को आप ये समझिए कि टिपिकल केमिस्ट्री से क्वेश्चन आने से ज़्यादा बेटर है कि इधर वाले पोर्शन से क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि अगर इधर वाले पोर्शन से क्वेश्चन आया तो बहुत सारी एनर्जी बच जाएगी। नहीं तो क्वेश्चंस जब इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनामिक्स, इधर से जो क्वेश्चंस आते हैं उनको करना काफी डिफिकल्ट होता है एज कंपेयर टू दीज क्वेश्चंस। लेकिन इनको आप ऐसे छोड़ नहीं सकते कि बहुत सिंपल है तो छोड़ दिया, क्योंकि अगर आपने पढ़ा हुआ नहीं होगा तो ये आसानी से बनने वाला नहीं है। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो जैसे मैं आपको इन सब चीज़ों को बताते हुए चल रहा हूँ, वैसे वैसे आपको भी क्या करना है, इन चीज़ों को सॉल्व करना है। सॉल्व करने से जैसे जैसे आप पढ़ेंगे, जैसे सोडियम बेंजोएट फूड प्रिजर्वेटिव है ब्रेड्स और केक्स के लिए, सोडियम बाइसल्फाइड के बारे में हमने बात किया। उसके बाद Na2S2O5 सोडियम मेटाबाइसल्फाइड
और सोडियम मेटा बाइसल्फाइड क्या करता है, SO2 गैस रिलीज करता है जो कि इनहिबिट करता है ग्रोथ ऑफ ईस्ट, माउल्ड एंड बैक्टीरिया। सल्फर डाइऑक्साइड गैस माउल्ड, बैक्टीरिया और ईस्ट के ग्रोथ को रिटार्ड करता है, रिटार्डेड द ग्रोथ ऑफ माउल्ड, ईस्ट एंड बैक्टीरिया। इसके बाद सोडियम एंड पोटासियम सॉर्बेट्स के बारे में हमने बात किया जो कि प्रिजर्वेटिव्स है। पैक्ड फूड जो आता है, पैक्ड नॉनवेज जो आते हैं, मीट फिशेस वगैरह जो बाहर से पैक होके आती है उसके लिए। इसके बाद इथाइलिन और प्रोपाइलिन इपॉक्साइड जो ड्राई फ्रूट्स आते हैं बाहर से पैक्ड, उनके लिए यूज होता है इथाइलिन और प्रोपाइलिन ऑक्साइड। तो दिस इज अबाउट द फूड प्रिजर्वेटिव। अब अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ऑक्सीडेंट्स के बारे में, ऑक्सीडेंट्स के बाद स्वीटनर्स और स्वीटनर्स के बाद सोप एंड डिटर्जेंट। इतना हिस्सा यहाँ से बचा हुआ है हमारा। तो अगले लेक्चर में पूरा का पूरा बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ भी फिनिश कर लेंगे। ओके कमांडोज, तो याद करते रहिए और सब कुछ जल्दी जल्दी स्पीडली याद करना है, बार बार इनको रिवाइज करना है जिससे सभी चीज़ें अच्छे से याद हो जाए।